मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वाद पुत्र की यह तत्वाद राजवार्षिक नामक टीका है। इसके आधार से तीसरे अध्याय का सहारा लेते हुए हम लोग यहाँ 16-17 सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें जम्बूद्वीप के स्वरूप को हम स्पष्ट समझने का प्रयास कर रहे थे। आप महसूस कर पा रहे होंगे जम्बूद्वीप के सामान्य स्वरूप को। मैंने कुछ बातें आप लोगों को याद करने के लिए कही थी और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने याद किए होंगे। वे सभी नाम भरत आदि 7 क्षेत्र, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, हिरण्यवत, ऐरावत, 6 पर्वत जिनके कारण ये 7 क्षेत्र बने थे। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, 6 सरोवर जो इन पर्वतों के टॉप पर मौजूद हैं। पद्म, महापद्म, तिलिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। इतनी तो बातें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, कौन सी चीज कहाँ है, किसका क्या स्वरूप है, ये तो बहुत बहुत क्लियर है हमारे दिमाग में। मैं यदि इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि शायद आप लोग उसका भाव समझ पाते होंगे कि ये कौन सी जगह की बात चल रही है। यदि ये कहा जाए तिगिच्छ सरोवर, तो क्या आप समझ पाते हैं तिगिच्छ सरोवर कहते ही क्या बात कही जा रही है? निषद पर्वत के ऊपर एक सरोवर है, उसकी बात है ये। ध्यान आता है? ऐसा इतना फास्ट ख्याल में आता है? ज्यादा फास्ट तो नहीं है, ठीक है ना? आता है, ख्याल में आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर देखिए आप, इसी तरह से तो यदि हम उन पर्वतों के कलर की बात करें, यदि हम पर्वतों की ऊंचाई की बात करें, यदि हम सरोवरों के लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात करें, सभी कुछ क्लियर है हमारे दिमाग में। अब ये जो सरोवर कहे थे, इन सरोवरों के बीच में तन्मध्ये योजनम पुष्करम, एक योजन का, योजनम का अर्थ योजन, योजन होता है 4 कोस का, 4 कोस का एक योजन है। 4 कोस का मतलब 3 किलोमीटर का एक कोस है ना, तो 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का एक योजन हो गया। आप लोगों ने शायद ये सुना होगा कि योजन 6000 किलोमीटर का है, 2000 कोस का है। यहाँ बात मैं कह रहा हूँ 4 कोस के योजन के संदर्भ में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो गए, दोनों बातें सही है। वह बात भी मैंने ही कही है पहले, और यहाँ यह बात भी मैं ही कह रहा हूँ। जब हम पर्वतों को नापते हैं, जब हम सरोवर को नापते हैं, जब हम किसी क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई और नाप बतलाते हैं, तो वहाँ एक योजन का मतलब 2000 कोस होता है, माने 6000 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का एक कोस, तो 2000 कोस माने 6000 किलोमीटर। मील में बात करें तो 4000 मील लगभग कही जाएगी बात, तो लगभग 4000 मील मान लीजिए, लगभग 6000 किलोमीटर मान लीजिए एक योजन का मतलब। तो फिर यहाँ हमने 4 कोस का एक योजन क्यों कहा? ऐसा प्रश्न खड़ा होता है हमारे दिमाग में कि बिल्कुल उसका जवाब यह है कि जब कभी भी कृत्रिम चीजों की बात की जाए, बनावटी चीजों की बात की जाए, ऐसा लग रहा होगा आपको ये बनाया हुआ है क्या कमल किसी का, कि नहीं 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 है तो कृत्रिम। बट जब कभी किसी बनावटी चीज के साथ साथ में मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई की चर्चा हो,
तिर्यंचियों की लंबाई चौड़ाई शरीर ऊंचाई आदि की चर्चा हो, उनके नगर गांव आदि की चर्चा हो, तो ये सारी बात छोटे योजन उत्सेद योजन से नाप निकाली जाती है। 3 प्रकार के योजन होते हैं, 3 प्रकार के अंगुल से नाप की चर्चा आती है शास्त्रों में। ये बात भी यहाँ इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। 3 प्रकार से नाप शास्त्रों में मिलती है, एक आत्मांगुल, एक उत्सेदांगुल और एक प्रमाणांगुल। क्या कहा? आत्मांगुल, उत्सेदांगुल और प्रमाणांगुल। अंगुल मतलब अंगुली, अपनी जो उंगली है, ठीक है ना। तो इनसे जब नाप की जाती है तो इनका अंतर सबका अलग अलग है। हम कहें कि साहब 1 विलात, 2 हाथ, तो सबके हाथ अलग अलग है। मेरा हाथ अलग साइज का है, छोटे बच्चे का हाथ अलग साइज का है, कुछ जो बड़े हैं उनका हाथ अलग साइज का है। तो ये तो हाथ की साइज अलग अलग है, तो फिर कौन सा हाथ लेंगे जब हम 4 हाथ का की बात करते हैं। तो एक धनुष 4 हाथ का होता है जब हम ऐसा कहते हैं, तो फिर कौन से हाथ की बात होगी वो। तो देखिए, जब सबका हाथ अलग अलग है, जब सबकी उंगली अलग अलग है, तो जब जिसकी उंगली, जब जिसके हाथ की चर्चा की जाए, उसके नाप के हिसाब से वो कहलाएगा आत्मा अंगुल। आत्मा अंगुल सबका अलग अलग है। क्लियर है? आत्मा अंगुल की जो नाप है वो सब अलग अलग होगी। फिर उत्सेद अंगुल, उत्सेद अंगुल का अर्थ है छोटी नाप, और एक है प्रमाण अंगुल। प्रमाण अंगुल जो है ये उत्सेद अंगुल से 500 टाइम्स होता है, 500 गुना बड़ा। हाँ जी, उत्सेद उल्लू वाला, आधा स के ऊपर ही की मात्रा, उत्सेद धनुष वाला, उत्सेद अंगुल। अंगुल तो समझ गए आप, ए के ऊपर बिंदी, ग में छोटे की मात्रा वाला अंगुल, उत्सेद अंगुल। और एक प्रमाण अंगुल। उत्सेद अंगुल का फिर से बताइए क्या है उत्सेद अंगुल? प्रमाण अंगुल से 500 हिस्से करने पर जो नाप आए उसका नाम है उत्सेद अंगुल। देखिए, जैसे प्रमाण योजन और उत्सेद योजन, जो उत्सेद अंगुल से जो योजन बनेगा वो उत्सेद योजन, प्रमाण अंगुल से जो योजन बनेगा तो प्रमाण योजन। ऐसा कहा है कि हर क्षेत्र में अवसर्पणी काल में, जहाँ जहाँ अवसर्पणी काल चलता है, वहाँ अवसर्पणी काल के प्रारंभ से लेकर अंत तक मनुष्यों आदि की जो ऊंचाई है, हाइट वगैरह है, शरीर की नाप है, वो अवसर्पणी में धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो चतुर्थ काल के पहले चक्रवर्ती की जो हाइट थी, जो नाप थी उसके अंगुल की, वो कहलाएगी प्रमाण अंगुल। ठीक है। और जो अंतिम चक्रवर्ती की हाइट थी वो कहलाएगी उत्सेद अंगुल। उत्सेद अंगुल से बस प्रमाण अंगुल और उत्सेद अंगुल का ये अंतर है, और मध्य में जो अंतर पड़े हैं वो सब कहलाएंगे आत्मा अंगुल। सबकी अलग अलग नाप। आत्मा अंगुल से देखेंगे तो सबकी नाप अलग अलग है। प्रमाण अंगुल आप देख लीजिए, आप यदि इसको देखेंगे तो उस जमाने में, ऋषभ देव के जमाने की बात करें, भरत चक्रवर्ती के जमाने की बात करें, उस समय एक व्यक्ति की हाइट कितनी होती थी? 500 धनुष।
500 धनुष की हाइट थी, 550 धनुष होगी, 525 धनुष होगी, 510 धनुष होगी, 475 धनुष होगी, 490 धनुष होगी, नियर अबाउट 500 धनुष। ठीक है ना। अब इस नियर अबाउट 500 धनुष को आप कर लीजिए 500 का भाग दे दीजिए, तो उस चौथे काल के अंत में या वर्तमान में पंचम काल के प्रारंभ में मनुष्यों की जो हाइट है वो उसके 500 में भाग के बराबर हो जाएगी। वो हो जाएगी लगभग उत्सेद अंगुल से नाप। तो अभी कितनी नाप होगी, अंतिम की बात करें अपन तो एक धनुष के आसपास होगी अंतिम चक्रवर्ती की। 500 का भाग तो एक धनुष ही होगा ना। तो एक धनुष कितना होता है, एक धनुष मतलब 4 हाथ, और एक हाथ मतलब लगभग 1.25 फीट 1.5 फीट जो भी आप माने, लगभग 1.25 फीट के आसपास। तो कितना हो जाएगा, 4 हाथ का मतलब 6 फीट के आसपास, 5.5 6 फीट 7 फीट के आसपास की जो ऊंचाई है, हाइट है किसी व्यक्ति की, ये हाइट है अंत समय में। तो ऐसे अंत समय वाले की चौथे काल के अंत में पंचम काल के प्रारंभ में मनुष्यों की उंगली की नाप, उंगली की मोटाई कितनी मोटी है उंगली, और चौथे काल के प्रारंभ में जो लोग थे उन लोगों के उन मनुष्यों के उंगली की मोटाई कितनी है, दोनों में अंतर होगा कि नहीं? 500 गुना, 500 गुने का अंतर होगा। दोनों में जो अंतर है उसको कहेंगे साहब इसकी इतनी है उसकी उतनी है, सबकी अलग अलग होती है। हर उंगली, कौन सी उंगली की बात कर रहे हो आप? हमने कह दिया साहब 4 अंगुल ऊपर, ऐसा बोलते हैं ना अपन कि समव शरण में तीर्थंकर परमात्मा कमल से 4 अंगुल ऊपर होते हैं। अब 4 अंगुल मतलब भरत चक्रवर्ती के अंगुल की बात कर रहे हैं या हमारी 4 उंगलियों की बात कर रहे हैं? कितनी ऊंचाई पर रहते हैं तीर्थंकर परमात्मा? अब 4 अंगुल माने कितना समझेंगे, मतलब कितनी ऊंचाई पर होंगे कमल से? तो हुई ना प्रॉब्लम। महावीर भगवान तो करीब 1 फुट होंगे। 4 अंगुल का मतलब कितना लेंगे? सही है 3 इंच। अभी अंतिम तीर्थंकर का 1 उंगली में 3 इंच। 1 उंगल वाले 3 इंच क्यों? और ये उंगली ऐसे आपको नापनी नहीं है इस तरह से, इसकी लेंथ नहीं देखनी है, इसकी विड्थ देखनी है। जैसे 52 अंगुल का कोई व्यक्ति हो तो ऐसे नापते हैं ना अपन, ऐसे आड़ी रखिए 4 उंगलियों को। अच्छा, हाथ को जो पाम है आपका, तो ये जो 4 उंगलियां अपने हाथ में 4 ही उंगलियां हैं, 5वां तो अंगुष्ठ कहलाता है। हाँ। ये जो 4 उंगलियों की जो टोटल चौड़ाई होगी 2 इंच। लेंथ नहीं, उंगलियों की लेंथ नहीं लेना है, चौड़ाई की 4 उंगलियों की चौड़ाई करीब 2 इंच होगी। हाँ करीब 2 इंच, 3 इंच भी होगी, लगभग 3 इंच मानिए आप, आई थिंक 3 इंच 4 उंगलियों की जो चौड़ाई है। तो यदि अपन बात करते हैं कि वो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं कमल से, 4 अंगुल ऊपर, तो इसका मतलब कितनी ऊंचाई पर रहते होंगे? क्या तीर्थंकर परमात्मा कमल से 3 इंच की ऊंचाई पर रहते हैं? इंच में ही बतला देते ना, ऐसा क्यों गफला क्यों किया इन्होंने, सब गड़बड़ क्यों किया है शास्त्रों में? शास्त्रों में अंगुल करके सीधा जगत के जीवों को समझा देते, भैया इतने इंच ऊंचाई पर रहते हैं, तो सबको समझ में आ जाती कि कमल से 3 इंच की ऊंचाई पे रहते हैं, 5 इंच की ऊंचाई पे रहते हैं, 1 फीट की ऊंचाई पे रहते हैं। जो बतलाना हो तो बतलाओ, लेकिन इंच फीट के अंदर बात करो तो समझ में आती है। कहा कि नहीं, यहाँ काम करता है आत्मांगुल। आत्मांगुल का मतलब समझिए आप, यदि ऋषभदेव के समय की बात चल रही है तो ऋषभदेव के जमाने में जो अंगुल था क्या, उनका 4 अंगुल। अजितनाथ के समय में जो अंगुल की चौड़ाई थी वो 4 अंगुल। महावीर स्वामी के समय में जो अंगुल की चौड़ाई थी वो 4 अंगुल। प्रैक्टिकली ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी। उनके हाइट के हिसाब से, उनकी साइज के हिसाब से वो अंतराल होगा, उसी साइज के हिसाब से कमल होगा। और जितने साइज का कमल है, ख्याल में आ रही है आपको? जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर लेंथ वाली कोई चीज है,
उसके नीचे यदि 1 किलोमीटर लेंथ की कोई चीज हो तो उन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी इतनी बड़ी बड़ी चीज है तो उनके हिसाब से ही होना चाहिए। आप समझिए जैसे एक मोबाइल के ऊपर दूसरे मोबाइल के बीच में 2 सूत का भी यदि गैप होगा, 1 सेंटीमीटर का यदि गैप है तो बहुत दिखता है और कितना अंतराल है। लेकिन यदि किताबों के बीच के अंतराल की बात करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसका अंतराल भी बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन अंतराल किस प्रोपोर्शनेट में बढ़ता है तो कहेंगे आत्मांगुल के अनुसार। तो जिस तीर्थंकर को देखते हैं वो तीर्थंकर 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। जिस जमाने में तीर्थंकर हुए हैं उस जमाने में लगभग सभी लोगों की हाइट आसपास के लोगों के बराबर होती है। तीर्थंकरों की हाइट भी लगभग उतनी ही होती है जितनी जन सामान्य की होती है। जनरल पब्लिक की जितनी हाइट होगी लगभग उस काल में तीर्थंकरों की हाइट भी उतनी ही होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे हमारे तीर्थंकर वगैरह। कभी कभी हम इस प्रकार की बातें करते हैं, तीर्थंकरों को देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट थी उनकी, तो क्या ऐसी इतनी हाइट तीर्थंकरों, अरे तीर्थंकरों की नहीं, उस जमाने में होते ही इतने ही थे। हर व्यक्ति इतनी हाइट का होता था। अकेला ऋषभ देव का महल 84 मंजिल का नहीं था, लोगों का होता ही इतना था। अकेले उनके महल की हाइट इतनी नहीं थी, सभी की बिल्डिंग जिसकी भी बनती थी वैसी प्रकार की बनती थी। ख्याल में आ गई ना बात। 4 अंगुल का क्या ये कौन सा अंगुल है? ये कहलाएगा आत्मा अंगुल। तो फिर डिफरेंस को क्लेरिफाई करने के लिए जो प्रयोग की गई पद्धतियां, उसने कहा भी फर्स्ट वाले को बतला दो और लास्ट वाले को बतला दो, बाकी के लिए तो अपन कहाँ तक उनका विभाजन करते रहेंगे, कहाँ तक बांटते रहेंगे उन सबको, कौन से अंगुल की चर्चा चल रही। तो लास्ट वाले को कह दिया उन्होंने उच्छेद अंगुल और फर्स्ट वाले को कह दिया प्रमाण अंगुल। क्लियर? बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ जी, बहुत अच्छा तरीका है ये नापने का। हाँ। और क्या मतलब कैसे कहें बतलाओ, 4 अंगुल ऊपर। ये वाक्य मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि तीर्थंकर परमात्मा समोह शरण में कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। आई थिंक जितने लोग अपन लोग सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम सबने ये बात अनेक बार सुनी है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये 4 अंगुल ऊपर का क्या अर्थ है, ये आप लोगों में से कितने लोग जानते थे? नहीं जानते थे हम। अंगुल की जो परिभाषा 3 आपने बताई ना, ये कभी सुनी नहीं थी। और जो योजन का आपने बताया, तरह के योजन वो भी नहीं सुने थे। हम समझते थे योजन बस एक ही है। अब देखिए जैसे ये अंगुल की परिभाषा हुई ना, अब अंगुल से ये पूरी कैलकुलेशन है, माने हर चीज इसका पूरा एक वो बना हुआ है, स्लैब बना हुआ है। समझ लीजिए स्लैब तो क्या कहेंगे उसको, क्या कह सकते हैं अपन, एक टेबल है, पूरी की पूरी टेबल है। उस टेबल के हिसाब से चलता है किसमें क्या होता है, किसका कितना होता है। ये सब क्षेत्र की नाप के अंतर्गत चलती है सब चीजें। ये अलौकिक गणित के अंतर्गत जिस तरह से अपन काल के संदर्भ में चर्चा करें, उसी तरह से क्षेत्र के संदर्भ में भी बात की जा सकती है। कितने क्षेत्र का क्या होता है, फिर कितने क्षेत्र का क्या होता है, फिर कितने क्षेत्र का क्या होता है। रस रेणु है, रस रेणु आपने कभी सुने इस तरह की बातें? नहीं सुनी। अब सन्नासन कभी सुने हैं? ये सब शब्द सुने कभी? नहीं सुने कभी भी? अभी नहीं। फिर 8 कहते हैं इसको, जो बराबर जो है 1 अंगुल होगा। 8 जौ के बराबर, यव शब्द का भी प्रयोग किया जाता है उसके लिए। 8 जौ के बराबर 1 अंगुल होगा और 8 अंगुल के बराबर 1 विलक्त होता है। 8 अंगुल का 1 पाद और 2 पाद का 1 विलक्त और 2 विलक्त का 1 हाथ। पंडित जी टेबल सब कहाँ मिलेंगे? हाँ जी, एक टेबल कहाँ उपलब्ध होंगे? आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है। ये सब डिफरेंट माप की जो टेबल आपने बोली कि उपलब्ध हुआ है, वो कहाँ मिल सकती है?
ये टेबल तो कहीं मिल जाएगी आपको राम जी भाई की टीका में मिल जाएगी, तत्वार सूत्र राम जी भाई की टीका। अच्छा, ओके। है आप लोगों के पास में? हाँ हाँ है। तत्वार सूत्र बिल्कुल इजीएस्ट अप्रोच है, उसमें आपको एक टेबल मिल जाएगी और उसमें ये पूरी क्षेत्र की नाप बतलाई गई है। तो वो जो बतलाया गया है वो सब आत्मांगुल, ये उससे अंगुल की अपेक्षा से चर्चा की है। तो उसमें भी योजन तक पहुंचते हैं, कोष तक पहुंचे। 4 कोष का बना करके हमने कह दिया 1 योजन, 4 कोष का 1 योजन। अब इसी को यदि योजन को प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से देखना हो, प्रमाण योजन की यदि बात करेंगे तो हम कहेंगे 4 कोष का नहीं, 500 टाइम्स होगा, मतलब 500 योजन का 1 धनुष होगा। मतलब सॉरी 500 कोष का 500 गुना कर लो, 2000 कोष का 1 योजन होगा। वापस बोलता हूँ, ये क्या है? 4 कोष का 1 योजन उससे अंगुल की नाप से, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 कोष का 1 योजन। अब बात यहाँ ये है कि कौन सी जगह पर हम 4 कोष के योजन से नापेंगे और कौन सी जगह पर हम 2000 कोष के योजन से नापेंगे, इसका अंतर कैसे करें? क्योंकि शास्त्र में जगह जगह तो ये बात लिखी नहीं होगी। शास्त्र में तो ये बात लिखी होगी ना, तो इतना योजन, इतना योजन, इतना योजन, योजन शब्द का प्रयोग किया होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो पीछे लिखा है 10 योजनावगाह है और यहाँ लिखा है तन्मध्य योजनम पुष्करम। बहुत अंतर है, बहुत 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 अंतर है। क्या उसके लिए टाइम फ्रेम भी जाननी चाहिए ना, कि कब की बात है? हाँ जी, उसके लिए टाइम फ्रेम भी जाननी चाहिए ना, कि कब किस समय की बात है। हाँ, किस तरह की बात है। और हम आपको एक क्राइटेरिया बतला रहे हैं। अकृत्रिम शाश्वत पर्वत आदि क्षेत्रों की जब बात की जाए, पर्वत की क्षेत्रों की, द्वीप समुद्रों की, उनकी लंबाई चौड़ाई की, तो आप समझिए वहाँ प्रमाण योजन से अर्थात बड़े वाले योजन से नापा जा रहा है। जब बात की जाए मनुष्य से इंचों के हाइट की, शरीर की, 1 योजन का समझ लीजिए आप, वहाँ वो क्या कहेंगे, मत्स्य है, 1000 योजन का मगरमच्छ है, ऐसा कहा जाए। अब ये जो प्रयोग किया गया, फिर अब 12 योजन का ये है, 3 योजन का ये है। और वो जो कलश होते हैं तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के समय, वो कितने बड़े होते हैं? 1 योजन का तो मुंह होता है, 8 योजन की गहराई होती है। अब आप सोचो क्या स्थिति होगी। 8 योजन की गहराई और 1 योजन कितना बड़ा? 6000 किलोमीटर का? नहीं 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 भैया, 12 किलोमीटर का। वहां भी योजन कैसा होगा कि वो जो योजन की जो नाप होगी वो सब आत्मांगुल वाली नाप होगी। हाँ, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जिस कलश से बाल तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्माभिषेक होगा, क्या उसी कलश से बाल तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्माभिषेक होगा? उसी कलश से? प्रैक्टिकल सोचिए जरा, क्या स्थिति हो जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति बन जाएगी। जिस कलश से ऋषभ देव का जन्माभिषेक होगा, क्या उतने ही बड़े, उसी साइज वाले कलश से छोटे से 7 हाथ की हाइट जिनकी बड़े होने के बाद में थी, ऐसे बाल तीर्थंकर जन्म के समय जिस किसी भी हाइट के रहे होंगे, बहुत छोटे होंगे, क्या उनका जन्माभिषेक भी इतने बड़े कलश से होगा? या फिर उल्टा लगाइए, जिस कलश से महावीर या बालक वर्धमान का जन्माभिषेक होता था या हुआ था, क्या इतने छोटे से कलश से ही ऋषभ देव का भी जन्माभिषेक हुआ होगा? तब तो उनका बदन ही नहीं भीगेगा। कितने कलश डालने के बाद तो वो गीले होंगे, पता नहीं कैसी स्थिति बनेगी। तो क्या समझना चाहिए अपने को, शास्त्र में ये जो कलश की नाप बतलाई है, वसु योजन गहराई वाले, 4 योजन मोटाई वाले,
एक योजन मुख के कलश गिरे जिन माथा, नहीं डरा डिगे जिन राजा। 8 योजन की गहराई, 4 योजन की मोटाई, 1 योजन का मुख। यहाँ योजन का अर्थ आत्म योजन, सबका योजन अलग अलग, अपने अपने शरीर की हाइट के हिसाब से वहाँ योजन लगाना। अब जब शरीर की ऊंचाइयों की नाप की जाए तो कहा भैया उच्छेद योजन से समझना। तो ये जो कमल है, ये कमल भी एक केंद्रीय है, ये कमल भी पृथ्वी का एक है। इसमें जो 1 योजन शब्द का प्रयोग किया है, ये 4 कोस वाले योजन की अपेक्षा से किया गया है, जबकि पिछले ही सूत्र में 10 योजनावगाह है, जो सूत्र में जो प्रयोग किया गया वो 2000 कोस वाले योजन की अपेक्षा से प्रयोग किया गया। हाँ जी बोलिए। मत्स्य का जो है प्रमाण योजन है ना? मनुष्यों का नहीं, महामत्स्य नहीं, प्रमाण नहीं, उच्छेद योजन से ही है। ठीक है ना, उच्छेद योजन से ही है। शरीर, क्योंकि शरीर तिरंचियों का शरीर है ना, तो उच्छेद से ही नाप होगी। इसमें कोई बिल्कुल शंका करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। चाहे वो कमल की नाप हो, चाहे वो हाथी की नाप हो, चाहे वो मगरमच्छ की नाप हो, चाहे वो मनुष्य की हाइट की चर्चा हो, चाहे वो चैत्यालयों की नाप हो, चाहे वो भवनों की भवन कितने, जैसे आप कृत्रिम चैत्यालय, ये कितनी हाइट वाला, ये सब 100 योजन की हाइट, 75 योजन की हाइट, सॉरी 100 योजन की लेंथ, 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 75 योजन हाइट वाले। तो ये जो योजन शब्द का जो प्रयोग किया है कृत्रिम चैत्यालयों के लिए, जिन प्रतिमाओं के लिए, तो ये सब कौन से योजन से है? तो छोटे योजन से ही है भाई, उच्छेद योजन से ही समझना चाहिए। कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं जहाँ जहाँ। और देखिए आप, मैं आपको एक बहुत आश्चर्यकारी घटना आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ। प्रकरण प्रसंग अपना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए, जानने योग्य बात तो है, रिलेटेड तो है ही अपने प्रकरण से। आपको पता है भारत क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी है? भारत क्षेत्र की नॉर्थ साउथ लंबाई कितनी है? कितना बड़ा? 526 योजन, राइट, बिल्कुल। देखिए ये चर्चा को मैं और क्लियर कर दूं, आगे आने वाला है तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, 18 नंबर सूत्र, सूत्र नंबर 18, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, वह दुगुना दुगुना सरोवर और पुष्कराणी च, और पुष्कर आदि भी, वो सब आगे आगे। और सब की क्या बात करें अपन, सभी कुछ दुगना दुगना है। अब जो सभी कुछ दुगना दुगना है ना, ये बात देखिए आप, आपको कल ऐसा लग रहा होगा कि इन पर्वतों की चौड़ाई कितनी बतलाई है। कल अपन ने पढ़ा था ना, हिमवन पर्वत 1052 योजन, माँ हिमवन पर्वत है, ध्यान है आपको, 4210 योजन, निशत पर्वत 16,842 योजन। ये कल पढ़ी है अपन ने। आपको लग रहा हूँ ये कैसे समझ में नहीं आई बात। बहुत सामान्य सरल सी गणित है। आप लोग, मैं क्या बतलाऊं, इंटरेस्टेड हैं कि इस बात को जानने में? तब तो बतलाऊं मैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना, थोड़ा सा गणित का प्रकरण है, लेकिन जानना चाहिए चल रही है। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, इतना जानते हैं सब, 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। इसमें भारत क्षेत्र की नाप सिर्फ 526 योजन कैसे है?
1,00,000 100,000 100,000 और ये कितना बतलाया भरत क्षेत्र? 1000 भी नहीं है। 526 आधा हजार 526 योजन। तो कितनेवा भाग हो गया ये? 190 हिस्से करें अपन, 190 पार्ट करें अपन, पीस करें 190, बिल्कुल बराबर बराबर। जम्बू द्वीप का जो आपने राउंड बनाया है ना, अभी यदि इसको मैं सेम प्रोपोर्शनेट में बनाने की बात करूं ना आप लोगों से, क्या मैं सच कह रहा हूं, चक्कर आ जाएंगे अपने को बनाने में, भरत क्षेत्र दिखेगा नहीं अपने को। आप लोगों ने जो जम्बू द्वीप का नक्शा बनाया है, इसको सेम प्रोपोर्शनेट के अंदर बना करके देखो जरा क्या स्थिति बैठती है। कोशिश करना भी बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसा बन गया, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। तो इसमें भरत क्षेत्र तो कहाँ चला गया? ये ना उज्ज्वला बहन वाला ये चित्र है, उसमें उन्होंने कोशिश की है वो बनाने की। ये जो उन्होंने दिया है 5 नंबर का चित्र है उनकी, उसमें 5 नंबर का है। देखा आप लोगों ने? है आप लोगों के पास? आप देख सकते हैं। 6 नंबर का चित्र देखिए, 6 नंबर का, तो आपको और ख्याल में आएगी बात। 6 नंबर का चित्र देखिए, भरत क्षेत्र 16 देखा आप लोगों ने? हमारे पास नहीं है, आप लोगों के पास में नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। उनके पास में है, वो लोग देख पा रहे होंगे। भरत क्षेत्र येलो कलर में दिखा रखा है और उसके आगे पर्वत उससे डबल है। आप लोग वैसे ही समझिए जिनके पास में नहीं है। मैं कोशिश करता हूं और मैं दावा कर सकता हूं, यदि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ये बात गहराई से समझ में आएगी, आसानी से समझ में आएगी। देखिए भरत क्षेत्र का साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो एरिया है, एरिया नहीं कहेंगे उसको अपन, जो उसकी लंबाई है, एक डॉट रखें अपन साउथ में, भरत क्षेत्र के बिल्कुल साउथ में। क्षेत्र को आप लोगों ने सबने बना रखे है ना, एक डॉट रखें अपन भरत क्षेत्र के बिल्कुल नीचे, जहां राउंड बना हुआ है, जो पार्ट लवण समुद्र को टच कर रहा है बाहर की तरफ, उस लाइन पर, और वहां से लेकर भरत क्षेत्र कहां तक है? हिमवन पर्वत के पहले पहले तक। ठीक है, वहां तक यदि हम भरत क्षेत्र को नापते हैं तो जितना भी होगा, अभी भूल जाइए आप उसको, जितना भी होगा उससे डबल हिमवन पर्वत की चौड़ाई है। इसका नाम है दुगना। और हिमवन पर्वत चौड़ाई है का मतलब समझ गए ना आप? नॉर्थ साउथ की बात कर रहा हूं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक डबल है वो लेंथ, विड्थ, जो समझे आप इसके लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया जाए। समझ रहे हैं आप? हाँ, मतलब हुआ कि वो 50 योजन ऊंचा हुआ ना, क्योंकि हिमवन 100 है ना। हिमवन 100 योजन तो हाइट है। हाइट है तो इसकी भरत क्षेत्र की आधी हुई ना। नहीं 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 नहीं, हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, आप गलती पर हैं। भरत क्षेत्र की हाइट तो कुछ नहीं है, भरत क्षेत्र तो जमीन पर है नीचे। आप बताइए अमेरिका की कितनी हाइट है, ये बतलाइए मेरे को। आप कहाँ रहते हैं? शिकागो में रहते हैं ना आप? शिकागो की हाइट कितनी है? शिकागो की कहाँ हाइट है? वो तो समतल है, नीचे धरातल पर है। तो भरत क्षेत्र कैसा है? भरत क्षेत्र भी ऐसा ही है, जमीन है, धरातल है। भरत क्षेत्र की तो कुछ हाइट ही नहीं है। इस पृथ्वी की कितनी जरूर अपन बात कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए वो तो जो स्क्वायर योजन है ना 526, वो
स्क्वायर योजन। 526 योजन क्या चीज है, कहाँ से कहाँ तक है, ये बतलाइए। स्क्वायर योजन है टोटल। नहीं 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 नहीं, स्क्वायर योजन नहीं है, स्क्वायर योजन नहीं है, एरिया नहीं है वो नॉर्थ साउथ है, लंबाई है उसकी। भारत क्षेत्र का आपने बताया ना, साउथ से लेकर नॉर्थ तक बता। हाँ बस साउथ से लेकर नॉर्थ तक है, इतना सा, पूरा एरिया नहीं है। मैं स्क्वायर योजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पंडित जी ये, हाँ आपने कहा वो ठीक है, वो लोक और अधोलोक उसकी सबकी हाइट और विड्थ और सब होगा, लेकिन इसमें हम जो जिस क्षेत्र में रहते वो तो सब फ्लैट ही है, तो उसमें तो फ्लैट ही है, पर्वत की हाइट होती है। तो इनका एरिया भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई भी हो सकती है, मोटा ऊंचाई हाँ, तो इनकी होगी ही नहीं एरिया की तो। हाँ हाँ, पर लोक का जब हम माप लेते हैं तब तो ऊंचाई है सब वो 14 राजू हम जो बोलते हैं ना सर्वत्र। उस 14 राजू में मध्य लोक जो है, इस मध्य लोक कहाँ है ये? आप बीच में एक पेपर लेकर के और उस लोक की हाइट के अंदर बीच में एक पेपर डाल दीजिए, स्क्वायर में एक पेपर बना करके आप पेपर को स्क्वायर कट करके आप बीच में डाल दीजिए। अब ये जो स्क्वायर के अंदर जो पेपर है, इसको कहेंगे अपन मध्य लोक। अब इसको आप खड़ा कर दीजिए, आड़ा कर दीजिए, कैसा भी कर दीजिए, मध्य लोक ऐसा है, इस शेप में है। सीधे सामने दीवार पर बने हुए 3 लोक के चित्र में एक स्क्वायर कट पेपर हमने मध्य लोक जैसा उस चित्र में से बाहर निकाला। ऐसा आप फील कर पा रहे हैं क्या? विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए आप। हाँ, यहाँ पर जो मध्य लोक का जो पिक्चर दिया है वो तो पुरुष आकार के उसमें है, तो वो खड़ा कर दिया समझो हमने। ये लोक का आकार कहाँ है पुरुषाकार में? नहीं, हम भरत स्क्वायर है। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ, अभी तो लोक के आकार की, पर अच्छा मध्य लोक में आपने जो एक उसका स्क्वायर निकाल कर बोला। ओके। हाँ, आपने वो त्रस नाली देख रहे हो क्या मनीषा जी? भरत क्षेत्र का नंबर 6 का है उनका। हाँ, त्रस नाली, ठीक है। हाँ, 3 लोक वाले चित्र देख रहे हैं आप। जम्बूदीप का पिक्चर है ना, वो रामजी भाई का पुस्तक में, उसमें साउथ से लेके भरत क्षेत्र ऊपर तक दिखाया और वो साइड में भी भरत क्षेत्र दिखाया है, और बीच में वो पर्वत है ना, वो जो कल बताया था, नाभीगिरी। वो नाभीगिरी यहाँ है ही नहीं। वो एक सब लोग रॉन्ग पिक्चर नहीं, वो दक्षिण गिरी बताया। नाभीगिरी पर्वत मैंने बतलाया है हेमवत क्षेत्र में, हरी क्षेत्र में, रम्य को रहरण क्षेत्र में। नहीं, सॉरी, नाभीगिरी नहीं है, इसमें लिखा है दूसरा, जो अभी हमने वो लोग उस तरफ गए ही नहीं, पक्षार गिरी और वक्षार गिरी, तो उसके आजू बाजू में भी भरत क्षेत्र दिखाया है। हाँ, ये पूरा भरत ही है, तो सब तरफ भरत है, लेकिन वो पूरा एरिया भरत है ना भाई। अपन तो अभी लंबाई नाप रहे हैं उसको, हम कह रहे हैं कि आप आपके घर को नापिए एक कोने से दूसरे कोने तक, कैसे नापेंगे आप? हाँ पंडित जी कितने फीट में है, कितने गज में है? मुझे ये नहीं सुनना है कि 2000 गज में है, मुझे ये नहीं सुनना है 500 गज में। कम आ रही है। हाँ पंडित जी, मैं ये देखिए ना, लाइक इंडिया का नक्शा विजुअलाइज करे, कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो जैसे जितना डिस्टेंस होता है वैसे ही भरत क्षेत्र का है। बस इंडिया के नक्शे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अपन नापते हैं, बस उसी तरह से भरत क्षेत्र को एरिया अपन नापेंगे एक कोने से दूसरे कोने तक, तो कितना होगा? वो 526 योजन है। हाँ, उसका वो मेनली जो फ्लैट लैंड का ही हमने नापा। फ्लैट लैंड ही नापा है ना हमने। हाँ, और फ्लैट लैंड का एरिया नहीं बतलाया हमने, हम इंडिया का एरिया नहीं बतला रहे हैं 2000 किलोमीटर।
हाँ हमने कहा इंडिया जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 3000 किलोमीटर है। हमने ऐसा कहा आपसे 3000 किलोमीटर है वो। तो 3000 किलोमीटर एरिया है क्या? ईस्ट वेस्ट की बात कर रहा हूँ क्या? कि नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी नॉर्थ साउथ की बात कर रहा हूँ उसके उस डायग्राम में, उस चित्र में, उस नक्शे में। बरोबर। तो टोटल आर्यखंड की बात नहीं कर रहे अभी अपन। आर्यखंड 238 योजन का है। अभी भरत क्षेत्र पे ही सब कॉन्सेंट्रेट करें, दूसरा कुछ दिखाई देता है तो हाँ, मैं सिर्फ भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अभी आप आर्यखंड पर क्यों आ रहे हैं? आर्यखंड 238 योजन का है, 50 योजन का विजयार्ध पर्वत है, फिर सामने वाला मृच्छखंड 238 योजन का है। टोटल ऊपर से नीचे पूरी लेंथ है 526 योजन। उज्ज्वला बहन की वो बुक है, उसमें 6 नंबर का पिक्चर में आर्यखंड दिखाया है। 6 नंबर का पिक्चर भरत क्षेत्र जो है ना, आर्यखंड दिखाया है। इसके बाद में एक पर्वत दिखा रखा है, वो पर्वत विजयार्ध पर्वत, वो हिमवन पर्वत नहीं है। और उसके बाद में मृच्छखंड भी दिखाया है। तो पूरा जो येलो पोर्शन है ना, येलो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है, ये 526 योजन है। हाँ, सब लोग पूरा टॉप हाफ ही देखे, अगर वो देख रहे हैं तो उसमें जहाँ भरत क्षेत्र और हिमवन पर्वत है उतना ही एरिया अभी बात चल रही है। मैं कह रहा हूँ हिमवन पर्वत ख्याल में आ रहा है आपके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 6 नंबर वाले चित्र में हिमवन पर्वत ख्याल में आ रहा है? हाँ जी, वो हाँ, सब हाँ, वो आधे के ऊपर है। और यहाँ जो बताया गया है वो पद्म सरोवर से ऊपर बताया है। वन के ऊपर पद्म सरोवर है। हाँ, बस उतना ही ध्यान हिमवन के रखिए, ऊपर पद्म सरोवर, हिमवन पर्वत और भरत क्षेत्र, इतना ही 3 शब्द याद रखिए। पंडित जी आपके पास वो उज्ज्वला बहन की बुक है ना? मेरे पास सब कुछ है। आप बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? जो आप बोले वो जो पिक्चर नंबर 6 में वो ऊपर भरत क्षेत्र लिखा है, लेकिन जो येलो पार्ट है वहाँ आर्यखंड लिखा है। 5 मलेच्छखंड है, एक में आर्यखंड लिखा। जो आर्यखंड है वो भरत क्षेत्र है ना? नहीं, ये पूरा जो ये जितना येलो दिख रहा है ये सब भरत क्षेत्र है। ठीक है। अभी देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने वो बीच में वो पूरा जो राउंड था ना, उसमें एक पर्वत के नीचे वाला जो पोर्शन था वो भरत क्षेत्र था। आपने जो पिक्चर बनाया है अपने हाथ से, यही सोच रहे हैं ना आप? अभी हमने अपने हाथ से जो गोला बनाया है अपने पेपर के ऊपर, पंडित जी मेरे को लगता है वो बोलते हैं कि जो 6 खंड भरत क्षेत्र में है ना, उसमें एक खंड भरत खंड है, वो आर्यखंड है। नहीं, वो बात नहीं, अभी मत कीजिए। कोई भी खंड की बात न करे, सिर्फ भरत क्षेत्र पे ही। हाँ, बराबर है, इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे ना, भरत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको मत, इसको मत देखिए। ये जो नीचे जो चित्र दिख रहा है ना 6 नंबर का, इसको मत देखिए। बड़ा चित्र दिख रहा है 6 इंच में, इसको मत देखिए। ऊपर यहाँ कॉर्नर पर जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ चित्र दिख रहा है भरत क्षेत्र का, वो देखने लायक है आप लोगों के लिए। हाँ, वही सही है। जहाँ रेड कलर में भरत क्षेत्र लिखा हुआ है, ब्लैक कलर के अंदर 6 नंबर राउंड में लिखा हुआ है, वहाँ एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है। वो चित्र है भरत हिमवन पर्वत का। हाँ, मालूम पड़ गया। ठीक है ना? उसमें जो येलो दिख रहा है, येलो कलर में जो दिख रहा है वो पूरा भरत क्षेत्र है, और उससे डबल दिख रहा है आपको, वो है हिमवन पर्वत। पंडित जी 3 डायमेंशनल पिक्चर में क्रॉस सेक्शन है, वो देख रहे हैं हम। सारा पिक्चर में क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। हाँ जी, क्या देख रहे हैं? हाँ, नहीं, आप बताइए नवीन भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ पंडित जी, हम अभी भरत क्षेत्र पे आ जाते हैं। हाँ, डबल हो गया ना? इतना डबल कैसे किया मैंने?
हिमवंत पर्वत का कौन सा पोर्शन डबल है? किस चीज को डबल कहा गया है? आप यदि इस चित्र को देखेंगे तो महसूस करेंगे आप कि जो येलो दिख रहा है, येलो की विड्थ देखिए आप कितना है। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा वाला तो नकली है नीचे, जिसमें आर्यखंड मलेच्यखंड वगैरह, ये असली नहीं है, ये सही नहीं है। जिन लोगों के पास में चित्र है, गड़बड़ी उन लोगों के द्वारा हो रही है। हाँ वही बात है, क्योंकि उसके अलग अलग भरत क्षेत्र दिखाया है ना। भरत क्षेत्र कहाँ दिखाया है अलग अलग? एक ही तो दिखाया है। क्योंकि जो नीचे से साउथ से स्टार्ट करेंगे ना, तो लेफ्ट राइट दोनों में भरत क्षेत्र है। इसके ऊपर भी दिखाया है और एकदम ऊपर पद्म सरोवर के पास भी दिखाया है। उसमें साथ में आर्यखंड दिखाया है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप पूरे क्षेत्र यहाँ है ना कि जो 6 नंबर सुनिए, 6 नंबर वाले चित्र में 2 भरत क्षेत्र के अलग अलग चित्र दिए हैं। दोनों भरत क्षेत्र हैं। एक चित्र दिया है, ऊपर जो चित्र दिया है वो चित्र दिया है सेम प्रोपोर्शनेट में, और नीचे जो चित्र दिया है वो चित्र बड़े आकार में बना करके बतलाया है हम लोगों को नाम का ज्ञान कराने के लिए। हाँ अगर सबको समझ में ना आया हो तो ये भरत क्षेत्र, वो पीली लाइन जो है वो पूरा भरत क्षेत्र है, और ब्लू वाला जो है वो सरोवर बीच का, और साइड में जो है वो सब छोटे वाले भरत क्षेत्र के ऊपर जो लिखा आया है वो उसको ही बड़ा करके नीचे बताया है। तो अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन पीले वाले पे और वो उसके ऊपर जो पर्वत है उसके ऊपर ही रहेगी। हाँ सुशीला बहन, आप मुझे सुन रहे हो ना? मैं निकलती हूँ, फिर आप थोड़ा वो क्लोजिंग करना। नहीं, अपन लोग इसके बारे में चर्चा आगे कल करेंगे। आज का समय पर्याप्त अपना हो गया है काफ़ी, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी होगी, है ना? तो आप लोग एक बार विचार कीजिएगा डबल का क्या अर्थ है, एक बार और दिमाग लगाने का प्रयास कीजिएगा। फिर कल हम इस 18 नंबर के सूत्र के संदर्भ में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जनवाणी एक क्वेश्चन है, जो आप डबल बोल रहे, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ओके, नॉर्थ साउथ की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ साउथ एरिया डबल होता चला जाएगा, नॉर्थ साउथ लंबाई डबल होती चली जाएगी। जैसे मैं ये बात करूं कि हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ साउथ 3000 किलोमीटर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये बात शायद समझ में आ रही है आपके? समझ पा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ? अच्छा, ऐसे ही क्योंकि ये गोलाकार है इसलिए नॉर्थ साउथ में डबल हो जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, गोलाकार की वजह से नहीं। गोलाकार की वजह से नहीं। अच्छा, एक मानिए आप, हम 1 इंच की लंबाई लाइन खींचिए, 1 इंच की लाइन खींचिए, उसके ऊपर 2 इंच की लाइन खींचिए, उसके ऊपर 4 इंच की लाइन खींचिए। बस उस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, वो लाइन डबल होती जा रही है ऊपर ऊपर। यदि भरत क्षेत्र 1 इंच की लाइन होगा तो हिमवंत पर्वत 2 इंच की लाइन बराबर होगा। नहीं समझ पा रहे हैं? तो हिमवंत क्षेत्र 4 इंच का हो गया। हाँ, तो उसका डबल जो सुमेरु पर्वत तक ही रहेगा, बाद में ऊपर आधा ऐसा होगा ना? बिल्कुल। आप इसको कैलकुलेट कीजिए और इन सब कुशल जी सर, इनका आप लोग टोटल कीजिएगा, इन सब का टोटल फिर 190 आना चाहिए। आप कीजिए, और नहीं आए तो फिर मैं कल चर्चा करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना? 190 आएगा सबका टोटल, पूरे जम्बू द्वीप का यदि आप निकालेंगे ना। जैसे मान लीजिए यदि मैं बात करता हूँ भरत क्षेत्र की जो लेंथ है वो x है, तो हिमवंत पर्वत की 2x होगी, हेमवत क्षेत्र की 4x होगी, महाहिमवंत पर्वत की 8x होगी, ठीक है ना? हाँ। क्षेत्र की 16। उसके बाद जो निषद पर्वत आएगा, तो ऐसे डबल करते जाइए विदेश क्षेत्र तक, और क्षेत्र के हाफ करते जाइए, और फिर सबको टोटल कीजिए तो टोटल जम्बू द्वीप बराबर होगा 190x।
कल करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट सेशन का टाइम है ना आप लोगों का, इसलिए मेरे को तो कोई आकुलता नहीं है, लेकिन समय आगे निकल रहा है। हमें प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि ये जो हम देखते हैं ना, ये नॉट टू द स्केल के लिए ऊपर नहीं है, पर हमें ऐसे बनाया है, इसलिए भविष्य तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। और यदि अपन स्केल से बनाएंगे तो वो बना ही नहीं सकते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। रचना उसके अंदर शो नहीं कर पाएंगे, फिर हम उसमें रचना शो नहीं कर पाएंगे। वो बहुत कठिन होगा अपने लिए उस रचना को शो करना। ठीक है ना? चलिए जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं एक बार, दिमाग लगाइएगा कल तक। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा देता हूँ दुख, सदा देता हूँ। नौ वाणों का